नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। झारखंड में जहां आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा ले ली, वहीं महाराष्ट्र का महासस्पेंस अभी तक भी बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से दिन भर आज खबरें आती रही। कहा गया कि एकनाथ शिंदे इस बार उप मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री होंगे। शिवसेना और एनसीपी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, ये खबर भी दिन भर सूत्र देते रहे, लेकिन ये खबर अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं आई है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र का महाजनादेश महायुति के पक्ष में आया है और महायुति के इतने बड़े मैंडेट के बावजूद भी महायुति अब तक अपना नेता क्यों नहीं तय कर पा रही है। महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पहले ही ये कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, यानी बीजेपी अपना नेता चुन सकती है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने मैदान साफ है। बीजेपी आलाकमान को तय करना है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और यही हमारा आज का पहला बड़ा मुद्दा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र की कमान दी जाएगी, जैसा कि ज्यादातर सूत्र कह रहे हैं, या फिर बीजेपी आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की तरह कोई नया फैसला कर सबको चौंकाने वाला है। इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। कुछ दो मेहमान ऐसे जुड़ेंगे जो बीजेपी के अंदर की खबरें लाने के लिए माहिर माने जाते हैं। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर अजमेर से उठे एक नए विवाद की ओर है, वो भी तब जब संभल अभी संभला नहीं है। अब यह दावा उठ गया है कि दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर हुआ करता था। इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है और कोर्ट द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को नोटिस देकर पूछा गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी हम विस्तार से आज बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आए दिन वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवाद क्यों सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर महायुति का महासस्पेंस अभी भी बना हुआ। नाम ही राज्य का जब महाराष्ट्र है तो महासस्पेंस तो होना ही था। अभी तक पर्दा नहीं उठा है कि नई सरकार का मुखिया चेहरा कौन होगा। इसके फैसले के लिए अब निगाहें मुंबई पर नहीं है, सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी हैं। इस सिलसिले में अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के नेता अजीत पवार एक बैठक में शामिल होंगे। अजीत पवार ने कुछ देर पहले खुद ये जानकारी दी। और रात को हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इसके बारे में सभी बातें हो जाएंगी। तो इस बैठक से निकलने वाले नतीजे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपको बता दें जो दिन भर आज सूत्रों के मुताबिक आती रही। दिल्ली में महाराष्ट्र में सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला महायुति के 3 दलों के बीच तय हो गया है। इसके तहत बीजेपी को मुख्यमंत्री समेत 22 मंत्री पद मिल सकते हैं, शिवसेना को उप मुख्यमंत्री और 12 मंत्री पद मिल सकते हैं, एनसीपी को उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री पद दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पद की मांग से पीछे हटने के बदले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को कुछ भारी भरकम मंत्रालय दिए जाने की भी बात हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 3 अहम मंत्रालय शिवसेना को दिए जा सकते हैं। ये है शहरी विकास मंत्रालय, जो अक्सर एकनाथ शिंदे अपने पास ही रखा करते हैं, लोक निर्माण मंत्रालय यानी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, और तीसरा है जल संसाधन मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूला तय हो गया है। उप मुख्यमंत्री भी तय हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, माफ करिएगा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। पर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये असली और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर और जानकारी के लिए अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर मौजूद हैं, जहां पर ये अहम बैठक होने वाली है। रवीश, 2 चीजें, क्या बैठक शुरू हुई, कौन कौन लोग हैं,
और नहीं शुरू हुई तो कब तक? जी देखिए सुमित जी, अभी बैठक नहीं शुरू हो पाई है और खबर ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ चुके हैं और वो सुनील तटकरे जो कि सांसद हैं उनके घर पर हैं और उनकी एक बैठक अजीत पवार से के साथ में चल रही है। तो उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आएंगे और फिर जो है वो गृह मंत्री के घर पर महायुति के घटक दलों के जो नेता हैं उनके साथ में बैठक होगी। और ये बैठक इस मामले में अहम है कि इस बैठक में आखिर कौन सा विभाग किसके पास में जाएगा, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। हालांकि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। कुछ देर के बाद में ये कहा जा रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में अब ये बैठक शुरू होगी और देर रात तक ये बैठक। अभी आप देखिए सुमित जी, अभी तुरंत जो है वो यहाँ पर आए हैं। लोगों का पहुंचना यहाँ पर, महायुति के जो घटक दल हैं उनके नेताओं का यहाँ पर पहुंचना अब शुरू हो चुका है और मीटिंग जो है वो कुछ देर के बाद में शुरू होगी। ये अभी पता लगेगा कि आखिर कौन आया हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे को 9 बजे का वक्त मिला था। तो एकनाथ शिंदे जो है ये हो सकता है कि अमित शाह के घर पर अभी पहुंच गए हों और उसके बाद में ये बैठक चले। लेकिन सबसे खास बात अमित शाह के घर में। लेकिन रवीश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बैठकों का दौर तो शायद लंबा भी चल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र नाम है या कुछ और नाम भी है, और वो नाम कौन से हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, आपको भी पता है कि बीजेपी अंतिम वक्त तक थ्रिल और सस्पेंस अपने फैसलों में रखती है, लेकिन अभी आज दिन भर जितने भी बीजेपी के नेताओं से हम लोगों की बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है और केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं वो जाएंगे और उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, जिस तरीके से कई सारे आज नेताओं से हम लोगों की मुलाकात हुई, उनका ये कहना है कि उनके नाम पर लगभग तय है मामला। अब उसमें एक पेज जरूर फंसता है कि मराठा जो सेंटिमेंट्स है उसको बीजेपी कैसे साधती है। तो उसको लेकर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के अजीत पवार के साथ में एक अहम बैठक चल रही है। उसमें जरूर कुछ सामाजिक समीकरण को साधने के ऊपर में चर्चा होगी। आज जब अमित शाह के साथ में भी जब महायुति की बैठक होगी तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आखिर जो मराठा सेंटिमेंट्स हैं उसको कैसे अपने पक्ष में साधा जाए। लेकिन खबर यही लग रही है और जिस तरीके से आपने देखा कि शुरू से ही देवेंद्र फडणवीस बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर, बाज की उड़ान अभी बाकी है, उन्होंने ट्वीट किया, फिर उन्होंने ये ट्वीट किया कि पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसाना। तो ये सारी चीजें कहीं लगती हैं और आज अजीत पवार की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे उनको भी ये सूट होता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और तो सही बात है, देवेंद्र फडणवीस के देवेंद्र जब वो फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उनके अंडर में ये लोग काम कर चुके हैं। अजीत पवार तो मुख्यमंत्री बन ही चुके थे, एकनाथ शिंदे भी उनकी पिछली सरकार में उनके तहत काम कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां पर ईगो टसल नहीं होगा। रवीश, आप नजर रखिए, आपके साथ हम आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरजा चौधरी जो कि बहुत अंदर तक खबरों को टटोल के सूंघ के बताती है हम लोगों को, और जयंत घोषाल साहब हैं, एक और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयंतदा, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से कौन ये रेस में आगे है? बीजेपी किस पर भरोसा कर रही है और क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो तय करते हैं, जैसे अभी चर्चा हो रहा था कि लास्ट मिनट तक एक सस्पेंस का एग्जिट रूट, पत्रकार के नाते बहुत सालों से ये सीखा हूं मैं कि एक एग्जिट रूट पत्रकार को रखना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनाव के पहले से ही दिल्ली के लिए फर्स्ट चॉइस पहले से ही है। और देखिए, जब चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन बनेंगे, शैडो चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करने का जो प्रेशर एकनाथ शिंदे के तरफ से और उनकी पार्टी के तरफ से, उस समय भी अमित शाह जी ने बहुत कैंडिड वे में क्लियर कर दिए थे कि अभी इस बार चुनाव में हम जो सबसे ज्यादा संख्या लेके आएंगे उस तरफ से उस पार्टी के लिए मतलब वो चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले से ही प्री इलेक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ भाजपा
ये पहले से ही क्लियर था कि जी। हम बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए जो ये जो इशू है मराठा और ब्राह्मण, देखिए नरेंद्र मोदी का तो यही सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट का जो इच्छा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके पहले भी जब चीफ मिनिस्टर किया गया था उस समय भी ये सवाल उठा था कि मराठा चीफ मिनिस्टर की जगह, लेकिन ये नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर होने के ये जो एक सोशल इंजीनियरिंग इसमें भी होता है कि गवर्नेंस का इशू, और जो जैसे प्रोजेक्ट महिला के इशू में इस बार हम जानते हैं कि चुनाव में कितना असर हुआ है, वो जो लाडली बहन का प्रोग्राम, तो इसमें कास्ट इक्वेशन उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा जी, थ्रू तो मुख्यमंत्री डिफरेंट मराठा हाँ, मतलब कास्ट कैंडिडेट्स। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा नए मुख्यमंत्री के चयन में। नीरजा जी, मैं स्पेसिफिक्स पर ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 28 तारीख की रात को 9 सवा 9 बजे बात कर रहे हैं। 6 दिन बीत गए हैं और इतना बड़ा मैंडेट आया है, बहुत क्लैरिटी के साथ आया है और कुछ में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ऐसे में तो सरकार तुरंत बन जानी चाहिए थी। तो इतना अरसा क्यों लग रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कुछ और नाम चर्चा में है मैम, और वो कौन हो सकते हैं? देखिए, चर्चा में तो और नाम नहीं है, और अगर देखा जाए जिस तरह का मैंडेट आया है 132 सीटें बीजेपी के लिए, सबसे ज्यादा नंबर कभी भी, हाईएस्ट नंबर एवर है उनका। तो और अगुवाई में, किसकी अगुवाई में भाजपा ने लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र में? देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में लड़ी। और एक और चीज जो सामने आ रही थी बहुत, जिसको कहते हैं ना अंडर द सरफेस, वो एक सिंपैथी भी देवेंद्र फडणवीस के प्रति थी कि पिछली बार उनको डेप्यूटी सीएम से डेप्यूटी सीएम डाउनग्रेड कर दिया था, और फिर वन ऑफ द टू डेप्यूटी सीएम्स बने, लेकिन उन्होंने पार्टी के अंदर रिवोल्ट नहीं किया। तो एक सहानुभूति जैसे होती है, लोगों को लगा ये बहुत नाइंसाफी हुई है कि उनको दोबारा आना चाहिए, ये सेंटिमेंट भी अंडर द सरफेस है। और जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोकसभा में एक सेंटिमेंट था सिंपैथी का, जिनका फायदा उनको मिला कि भाई इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, इसलिए लोगों ने उनकी तरफ भी लोग झुके। तो इस बार अगर किसी और को, आपने मराठा का एलिमेंट कहा, मराठा फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, लेकिन इस बार लाड़की बहन योजना के अलावा महिलाओं ने जो जम के वोट दिया महायुति को, उसके अलावा एक कंसोलिडेशन हुआ है नॉन मराठा का भी, उसमें ओबीसी है बड़ी मात्रा में शामिल, और मराठा कहीं ना कहीं बटा है। तो मनोज झरांगे पाटिल का जो कार्ड था वो मराठवाड़ा में भी नहीं चला जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में वो चला था, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी और मराठवाड़ा में भी। तो इसको लेके देवेंद्र फडणवीस को अलग कर देना और किसी और को ले आना इस स्टेज पे, जी, मुझे लगता है जरा मुश्किल ही होगा। हालांकि मैं जैन से अग्री करती हूँ, नरेंद्र मोदी चाहते हैं हमेशा जिस तरह से ना सस्पेंस लास्ट मिनट तक रखते हैं, फिर कुछ भी संभव हो जाता है, फिर हम पत्रकार एक उसको एक एक ले एक जाते खबर हैं, और कुछ चल रही है, भी मैं आप करते दोनों हैं। से बात पूछना चाह रहा हूँ। जयंतोदा मैम, जयंतोदा पहले आप बताइएगा, ये खबर बहुत चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने है, तो वो केंद्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वहां कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने जो मराठा कम्युनिटी को सूट करता हो। ये मुझे किससे चर्चा, पूछ रहे हैं? मैं ये जयंतोदा जैन से पूछ रहा हूँ मैम, इसके बाद आपके पास नहीं, आता हूं। ये सुमित ये जो आप बोल रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये चर्चा हो रहा है। ये मुंबई में ज्यादा हो रहा है, दिल्ली से भी ज्यादा। उसमें मुझे लगता है कि ये होता है, हमारा अनुभव पत्रकारिता का ये है कि जो चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो इस समय एक चर्चा का वो इशू बनाते हैं। चर्चा ऐसी होता है, चर्चा होता है मतलब कहाँ होता है, हम लोग किसके साथ चर्चा करते हैं, किसको पता है क्या होगा। तो इसीलिए ये जो इशू है कि दिल्ली में इसे जैसे अडवाणी जी कहते थे, इट्स ए गुड सजेशन फॉर एक्शन। मतलब ये पत्रकार और कुछ जैसे वो एक होता है, वो एक सुझाव मुंबई से दिल्ली तक आ गए हैं कि ये दिल्ली में लाके बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा और देयर विल बी अनदर पर्सन जो रिप्लेस करेगा, यानी इट विल बी अ न्यू फेस
और वो न्यू फेस नेक्स्ट लोकसभा चुनाव तक डिविडेंड देगा बीजेपी का। लेकिन मैं नीरजा जी के साथ सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंट अभी है, हाँ। और देखिए ये जो लॉयल्टी दिखाए हैं कि कोई, क्योंकि देखिए उद्धव जी और एनसीपी पे भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट लेके जब चल रहा था, क्योंकि उद्धव जी ने भी चाहा था ना कि अगर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जाए, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। इसके लिए वो उद्धव जी के भी नुकसान हुआ कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो भी चाहते थे कि एक अनाउंस किया जाए, लेकिन भाजपा ने क्यों नहीं किया? भाजपा पार्टी में मतलब ऐसे होता है कि कभी कभी प्रोजेक्शन, प्री इलेक्शन प्रोजेक्शन होता है। जनसंघ के समय लखनऊ में वाजपेयी जी को प्रोजेक्ट कर दिया था, जी। हारना निश्चित था, फिर भी किया था, क्योंकि दैट इज द परंपरा ऑफ भाजपा। लेकिन अभी ये केस टू केस, इशू टू इशू, अभी देखिए चेंज होता भाजपा ने रहता है। महाराष्ट्र में नहीं किया। बिल्कुल। मुझे लगता है अभी भी देवेंद्र जी का संभावना मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो समीक्षा और इंटरनल पार्टी का सर्वे, उसमें देवेंद्र जी का ही संभावना ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर जैसे नीरजा जी ने भी कह रहा है कि एक ये हम लोग शायद इसलिए पॉसिबिलिटी, इतनी चर्चा कर रहे हैं जयंतोदा, नीरजा मैम, कि हमने बीते देखा कि गुजरात में अचानक बदल दिया, हरियाणा में बदल दिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या किया, हम सबके लिए आश्चर्य करने वाला था। इतनी बड़ी जीत आई शिवराज सिंह चौहान की और उनको वो काम ना देकर वहाँ पे मोहन यादव बना दिए गए। इसीलिए और 6 दिन निकल गए नीरजा जी, इसीलिए और उत्सुकता और कौतूहल बढ़ता जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये इस तरह की चीज़ों में हम लोगों को अक्सर गलत साबित कर देते हैं। हम कितना भी अपने घोड़े चला लें, लेकिन हमेशा गलत साबित होते हैं। लेकिन मैम एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आखिर में जाते जाते, क्या अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं है सीन में, तो हु इज द सेकंड बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इन पार्टी? देखिए वो कहना बड़ा मुश्किल है। देवेंद्र फडणवीस नहीं है तो आई एग्री कि जैन जो कह रहे हैं कि आरएसएस शुरू में 2 महीने पहले भी देवेंद्र फडणवीस का नाम आरएसएस के लोग लेते थे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कोई मजबूत आदमी देखे, और उनका नाम पहले लिया जाता था कि पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए। अगर वो कंसिडरेशन है, दूसरी कंसिडरेशन है ब्राह्मण की, जो आप कह रहे हैं जिससे अलग कर दिए जाएंगे। 2 मराठा डेप्यूटी सीएम्स तो होने ही वाले हैं, ये तो अब तकरीबन तय ही लग रहा है। एकनाथ शिंदे भी मराठा है, अजीत पवार भी मराठा है, तो उस सेंटिमेंट को तो आप केटर कर रहे हैं। दूसरा जो नॉन मराठा कंसोलिडेशन हुआ है उसमें अपर कास्ट भी है, ओबीसी भी है, एक तबका दलित का भी है, तो उसको कौन सा चेहरा रिप्रेजेंट करेगा? तीसरी बात, बहुत जरूरी बात है कि ये महाराष्ट्र है, ये फाइनेंशियल हब है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ से पैसा आता है, यहाँ की स्टेबिलिटी, देश की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, 48 सीट्स हैं लोकसभा में। तो नए किसी शख्सियत को ला सकते हैं कि भी आप ग्रूम करेंगे अगले 4 सालों में, थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है। बट भाजपा में जैसे कहते हैं कुछ भी संभव हो सकता है, तो अपने आप कहना कि ये होने वाला है, ये कहना ही नहीं चाहिए पत्रकारों को जब तक ये होता नहीं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम कितनी भी देर बात करेंगे नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। अंत में तो हमको अमित शाह के घर की ओर ही देखना पड़ेगा कि वहाँ से क्या खबर निकल कर आती है। और ये अब सबसे बड़ी खबर तो यही हो गई है कि महा सस्पेंस आज भी खत्म होगा या भी 1-2 दिन और जारी रहने वाला है। क्या कुछ होने वाला है उस पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नज़र बनी हुई है। और अब एक और अहम मुद्दा, आए दिन ये सामने आ रहा है कि कई पुरानी मस्जिदों या दरगाहों को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वो किसी मंदिर के अवशेषों पर बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर का हल तो 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई मुद्दे लगातार बने हुए हैं, जैसे बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में कबल मौला मस्जिद। इन पर भी ऐसे ही दावे किए गए कि वो मंदिरों के अवशेषों के ऊपर बने हैं। ऐसा ही एक मामला अब अजमेर की दरगाह को लेकर सामने आया है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में संभल की कोर्ट के द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश पर अंतरिम और एक पक्षीय रोक के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई। संभल की जामा मस्जिद प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। इस बीच एक नया विवाद राजस्थान के अजमेर में आज खड़ा हुआ। अजमेर के सिविल जज मनमोहन चंदेल की कोर्ट में दायर एक याचिका में
दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की इस याचिका पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। इसके साथ ही ये विवाद अब सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर होने को लेकर किए गए दावे में जो दलीलें दी गई हैं, उनमें 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया गया है। ये किताब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जोधपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज रहे राजनीतिक और विद्वान हरबिलास शारदा ने लिखी। उन्होंने 1911 में इस किताब को लिखा, जिसका नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। किताब के चैप्टर 8 के पेज 82 से 89 के बीच उन्होंने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया है। इसके हवाले से याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने दलील दी है कि 50 साल पहले तक एक पुजारी यहाँ पूजा किया करता था। यहाँ एक शिवलिंग भी था जिसे तहखाने में रख दिया गया था। इसीलिए एएसआई द्वारा एक सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो सके। इसी में उन्होंने कई जगह दरगाह के मंदिरों के अवशेषों पर बने होने की बात भी कही। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर बनी हुई है, जैसा कि मुसलमान शासकों के दौर में होता था। इस दौरान मंदिरों के ढांचे को बदलकर या उनके ऊपर नया निर्माण करा दिया जाता था। इसी में याचिका में आगे लिखते हैं कि उत्तर की ओर बुलंद दरवाजा दोनों ओर नक्काशी किए गए पत्थरों से बनी 3 मंजिला छतरियों पर टिका था, जो किसी हिंदू इमारत के अवशेष रहे होंगे। इन छतरियों में इस्तेमाल सामग्री और उनकी शैली साफ तौर पर उनके हिंदू इमारत होने का प्रमाण है। ये छतरियां और लाल बलुआ पत्थर का गेट किसी पुराने जैन मंदिर का हिस्सा रहे होंगे, जिसे गिरा दिया होगा। ये किताब याचिकाकर्ता की ओर से जज मनमोहन चंदेल के सामने पेश की गई, एक ऐसे समय जब अजमेर दरगाह अगले साल जनवरी में 813वां उर्स मनाने जा रहा है। ये नया विवाद खड़ा हो गया है। विष्णु गुप्ता ने दलील दी है कि चिश्ती साहब यहाँ पैदा नहीं हुए थे और यहाँ के थे भी नहीं, तो उनसे पहले यहाँ कौन था? पृथ्वीराज चौहान, और इस शहर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झरना बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था, और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्य दिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेज़ों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। लेकिन इस नए विवाद से अजमेर दरगाह की देखभाल करने वाले खादिम खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये एक नया चलन आजकल शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ संभल की तरीके से हो जाएगा कि सर्वे होने देंगे, और ये तो नहीं हो सकता है। अगर माननीय न्यायालय अगर कहते हैं कि हाँ ठीक है, टीम भेजी जाए एएसआई की सर्वे करने के लिए, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ करोड़ों अनुयायी हैं, चाहने वाले। ये सवाल उनसे पूछो कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर होता है तो कॉपरेट करेंगे? तो बहुत सारी चीज ही है। प्रशासन को कॉपरेट करेंगे? 75 साल से कॉपरेट ही तो करते आ रहा है। हमें कौन कॉपरेट कर रहा है? और किस बात का कॉपरेट? कोई भी जगह को आके आप खोद दोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? ये आप तो इस बात को सब भूल जाए पूरी दुनिया। कल आपने कहा था इंशाअल्लाह दरगाह थी, है और रहेगी। हाँ, दरगाह थी और है और रहेगी। नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे, तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कुछ 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। आज बारगाह गरीब नवाज में जो आप गुम्बद शरीफ के अंदर जो चांदी का कटहरा देख रहे हैं, वो चांदी का कटहरा जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है।
ऐसे कई नजराने, कई अकीदत के नजराने, कई बादशाहों ने अपने अपने दौर में, जिसमें हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी रहे, और यहाँ तक कि मुग़ल भी रहे। मुग़ल के अलावा ब्रिटिश भी रहे, जो आज क्वीन विक्टोरिया का आप हौज देख रहे हैं महफिल खाने के पास में। तो यहाँ पर तो हर मज़हब के लोग, हर दौर के बादशाह, इवन प्रधानमंत्री तक, तमाम लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। दरअसल ये मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीति तेज होनी तय है। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर ऐसे ही दावे खड़े किए जाते रहे तो पूजा स्थल अधिनियम 1991 का क्या मतलब रह जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहाँ पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है। एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ? हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। 1991 का जो है वर्शिप एक्ट है, जो पार्लियामेंट नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं उसमें मेंबर नहीं था, जो राष्ट्रपति जी के जो है दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति जी के जो है सिग्नेचर से बना, कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वो एक जैसी रहेगी। भविष्य में किसी और तमाम तरह की कोई परेशानी या कोई इस तरह का इशू ना खड़ा हो, उनको ध्यान में रखते। लेकिन क्या हुआ, आज तो उस कानून को मानने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के हाल है। उधर बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा की गई तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ऐसी समस्याएं आज खड़ी हुई हैं। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अजमेर की दरगाह का ये विवाद तब सामने आया जब हफ्ता भर पहले ही राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने अजमेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू रख दिया था। इसे लेकर दलील दी गई कि 12वीं सदी के राजा पृथ्वीराज चौहान के दौर में अजमेर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था और यही नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथों और इतिहास की किताबों में मिलता है। अजमेर दरगाह का इतिहास 1000 साल पीछे तक जाता है। इसमें कई बार निर्माण हुआ है। मुगल बादशाह हुमायूं ने इस दरगाह का पहली बार बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद बादशाह अकबर ने दरगाह परिसर के अंदर सबसे ज्यादा निर्माण करवाए, मस्जिद बनवाई। दरगाह के अंदर मौजूद 2 बड़ी देग हैं जो मुगल बादशाहों ने दान में दी थी। 1568 में अकबर और 1614 में जहांगीर ने ये देग दी, जिनका इस्तेमाल दरगाह आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए लंगर तैयार करने में किया जाता है। इस दरगाह को लेकर हमेशा से ही
आम और ख़ास लोगों की काफ़ी श्रद्धा रही है, चाहे वो बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक हो, शेर शाह सूरी हो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब, सब यहाँ आते रहे। आज भी तमाम राष्ट्राध्यक्ष, फिल्मी सितारे, अमीर और गरीब यहाँ पर सर झुकाने आते हैं। ऐसे नए दावे और विवाद तब सामने आ रहे हैं जब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साफ कर चुके हैं कि हर मस्जिद के पीछे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत पर सवाल किया था। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। जून के महीने में नागपुर में आरएसएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में बोलते हुए भागवत ने यह भी कहा था कि आरएसएस इन मुद्दों पर कोई और आंदोलन चलाने के पक्ष में अब नहीं है। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। बहुत ही क्लियर और साफ साफ कहा था सरसंघचालक मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने कहा था कि दोनों ही पक्ष ज्ञानवापी के मुद्दे को मिल बैठकर आपस में सुलझा ले। अगर दोनों पक्ष कोर्ट जाने का फैसला करते हैं तो कोर्ट के फैसले का आदर करें। इस बीच कई जानकार लगातार कह रहे हैं कि पूजा स्थलों से छेड़छाड़ का चलन अब खत्म होना चाहिए। इसी सिलसिले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 की बार बार दलील दी जाती है। यह कानून कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था, उसे और उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए, यानी उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। यह कानून पूजा स्थलों के एक धर्म से दूसरे धर्म में आंशिक या पूर्ण बदलाव को रोकता है। यह कानून ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए केस भी शुरू नहीं किए जा सकते। इस कानून के दायरे से अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को छूट दी गई थी। हालांकि इस कानून की भी कई आधारों पर आलोचना होती रही है। ऐसे में सवाल यह कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू है देश में, तो नए मामलों में कोर्ट किसी मुकदमे की इजाजत कैसे दे देता है? वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह के अलावा संभल की जामा मस्जिद का मामला सबके सामने है। मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद का मामला भी कोर्ट में है। इसके लिए मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को वजह माना जा रहा है। मई 2022 ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से ऐसे मामलों में जिला अदालतों द्वारा याचिका स्वीकार करने की गुंजाइश बन गई है। मई 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था, हालांकि 1991 के कानून के तहत किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक है, लेकिन किसी जगह की धार्मिक प्रकृति का पता करने की प्रक्रिया पर 1991 के अधिनियम के तहत रोक नहीं है। यहीं से गुंजाइश पैदा हुई। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने पर रोक नहीं है, भले ही उसे बदला ना जा सके। इस बीच 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को भी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक आधार पर चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सिलसिले में 4 अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। तो एक तरफ यह मुद्दा है, दूसरी ओर एक और इसी से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उलट जाती है, 180 डिग्री से चेंज हो जाती है। मुद्दा है वक्फ बोर्ड के दावों से जुड़ा हुआ।
आए दिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद होते रहे हैं। इसी सब के बीच केंद्र सरकार लोकसभा में एक बिल भी पेश कर चुकी है, जिसका मकसद संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के कब्जे को कम करने का है। तो पहले आपको बताते हैं कि वक्फ एक्ट है क्या। वक्फ कानून 1954 के तहत वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जिसे धर्म या दान के मकसद के लिए दे दिया गया हो। मुस्लिम कानून के तहत वक्फ एक मुस्लिम की वो चल अचल संपत्ति है जिसे पवित्र, धार्मिक या दान जैसी वजहों के लिए हमेशा के लिए दे दिया गया हो। ऐसा किसी कानूनी दस्तावेज के जरिए भी किया जा सकता है, या फिर अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या कल्याणकारी कामों में लगी हो तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। वक्फ की संपत्ति से शिक्षण संस्थानों, मस्जिदों, कब्रगाहों या रैन बसेरों को फंड किया जाता है। वक्फ को लेकर किसी तरह के विवाद सामने आते हैं, उसका एक उदाहरण हमने आपको कल ही अपने इसी कार्यक्रम खबरों की खबर में बताया था। वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड में अपना दावा ठोका है। इस कॉलेज की स्थापना 1909 में राष्ट्रीय उदय प्रताप सिंह ने की थी। इस कॉलेज में 20,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। 500 एकड़ के विशाल इलाके में ये कॉलेज फैला हुआ है। 100 साल तक इसकी मिल्कियत को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया था, लेकिन अब अचानक लखनऊ की यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन को इस सिलसिले में 2018 में एक नोटिस भेजा गया था। कॉलेज प्रबंधन ने जवाब दिया कि कॉलेज की जमीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है। चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के तहत आधार वर्ष के बाद ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। ट्रस्ट की जमीन ना तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। इस बीच वक्फ बोर्ड के नोटिस में कहा गया कि परिसर में स्थित मस्जिद और मज़ार और उसके आसपास की ज़मीन वक्फ की संपत्ति है। इस पर 15 दिन के अंदर जवाब दे, नहीं तो आपकी कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी। तो चाहे मस्जिद में मंदिर ढूंढने का विवाद हो या फिर वक्फ बोर्ड से जुड़े ऐसे विवाद, ये कब खत्म होंगे, इनका स्थायी हल क्या हो सकता है, इसी पर ज़्यादा समझने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ संवैधानिक मामलों के जानकार, कानून के समझदार प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए। आप थैंक यू। फैज़ान साहब, एक तरफ मंदिर के मतलब हिंदू लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, दूसरी तरफ वक्फ के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मंदिर की जगह नहीं, हमारी जगह है। ये क्या हो रहा है? दोनों कम्युनिटीज में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है? सुमित, आज पूरे दिन तीसरा विवाद होता रहा कि बहुत से बौद्ध धर्म के मानने वाले कहने लगे जरा थोड़ा गहरा खोद के देखो, इसमें बौद्ध विहार निकलेंगे। ये देश को पीछे ले जाने वाली चीज है, आगे ले जाने वाली चीज नहीं है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो 91 का लॉ था जी, वो एक उसूल पर बेस था कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अब कानून के जरिए सुधारा नहीं जा सकता। देश में मुसलमानों के आने से पहले भी मंदिर तोड़ने की प्रथा रही है, और मंदिर बेसिकली इसलिए तोड़े जाते थे कि जब एक राजा दूसरे राजा पर हमला कर उसको पराजित करता था, तो वो ये समझता था कि जब तक इसके कुल देवता के मंदिर को मैंने तहस नहस नहीं किया, तब तक इसका जो संरक्षक है वो मौजूद है और मेरी जीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। अब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में भी ये बात कही कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इतिहास में हुई गलतियों को सेटल करने का अच्छा एक जरिया या मीन्स या माध्यम नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट को करना यह चाहिए था कि उनको ये कहना चाहिए था कि जब हम किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र बदल ही नहीं सकते तो इस कंट्रोवर्सी में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि देश में हिंसा हो। देखिए, आप अभी हिंसा हुई, संभल में 5 मासूम लोगों की जानें गईं,
और भी इस तरीके के मसाइल और जगह हो सकते हैं। अब अजमेर की दरगाह से तो मुसलमानों से ज्यादा देश के हिंदू जुड़े हुए हैं। आप किसी भी दिन वहां जाएंगे तो आप वहां ज्यादा हिंदुओं को पाएंगे मुसलमानों के मुकाबले, बल्कि बहुत से मुसलमानों के जो सेक्ट हैं वो तो मजार पे जाने के बहुत विरुद्ध हैं और उसको इस्लाम धर्म का उल्लंघन मानते हैं। दरअसल देखिए बात क्या है कि एक किसी ने पेटिशन डाली, उस पेटिशन के बेसिस पे अगर खुदाई शुरू हो जाए तो ये देश के लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फैजान साहब सॉरी, मैं आपके घर पे डालूं, बीच में मैं आपको इंटरव्यू नहीं करता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं माफी के साथ, ये कहते हुए कि कोर्ट ने उस वक्त भी कहा मई 2022 में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो थे कि भाई उसकी प्रकृति को जानने के लिए सर्वे किया जा सकता है। तो जितने भी कोर्ट कह रहे हैं वो सर्वे की परमिशन दे रहे हैं, खुदाई की कहां दे रहे हैं? नहीं, यही गलती हो गई। आप ये देखिए कि वहां पे कंफ्यूजन संभल में ये हुआ कि पानी निकाल रहे हैं और पानी के नीचे देखेंगे, वीडियोग्राफी होगी। अगर आपको ये देखना है कि उसका क्या चरित्र है तो वो चरित्र तय करने के लिए कि 1947 में अगर कोई डिस्प्यूट हो कि 47 में दोनों पार्टीज इस्तेमाल कर रही हो किसी जगह का, कि वहां पूजा भी हो रही हो और वहां नमाज भी हो रही हो, तो ये तय करने के लिए कि इसमें प्रीडोमिनेंट इसका कैरेक्टर टेम्पल का है या मॉस्क का है, कोर्ट देख ले। लेकिन अगर कहीं पे पूजा हो रही है या कहीं पर नमाज हो रही है या कहीं पर कोई चर्च है या गुरुद्वारा है, उसके लिए मैं समझता हूं हमने एक फ्लड गेट खोल दिया जी। अब आइए वो वक्फ वाला मामला जो आप कह रहे हैं जी, देखिए बेसिकली बात यह है कि हम ये समझें कि वक्फ बोर्ड जो है उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं सुमित कि ये कोई प्राइवेट मुसलमानों की बॉडी है। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी हुई है, जिसमें संसद राज्य है, केंद्र सरकार राज्य है, राज्यों की सरकारें राज्य हैं, म्युनिसिपैलिटीज राज्य हैं, इसी तरह एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अधिकतर सरकार नामित करती है। वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सांसद, विधायक, ये सारे लोग होते हैं। कोई भी वक्फ बोर्ड ये नहीं कह सकता कि ये जमीन हमारी है और वो उसकी हो जाए। ये एक मिथ है, ये एक प्रोपेगेंडा है। कोई भी क्लेम जब वक्फ बोर्ड करेगा किसी भी चीज का तो उसको लाके देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट कि ये देखिए अगर कोई चीज जैसे 100 साल से इस्तेमाल हो रही है कहीं पर और कोई 500 साल पुराना डॉक्यूमेंट लेके आए और वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो तो फिर अदालत फैसला करेगी। कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी जब बनती है जब सरकार के नामित सर्वे कमिश्नर्स जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं वो पूरा सर्वे करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं, टैक्स का रिकॉर्ड देखते हैं, रेंट कितना दिया गया वो देखते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद वक्फ बोर्ड को सिफारिश करते हैं। वक्फ बोर्ड उस सिफारिश के बिना पर राज्य सरकार को प्रोफेसर साहब एक लास्ट क्विक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, वक्त की कमी है थोड़ा। राज्य के राजपत्र में छपे बिना जी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। प्रोफेसर साहब एक लास्ट क्विक क्वेश्चन, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। मई में जो गलती हुई मई 2022 में चीफ जस्टिस जिसका आपने जिक्र किया वर्शिप एक्ट को लेकर, क्या उसी वजह से ये पंडारास बॉक्स खुल गया है कि हिंदू कह रहे हैं कि मस्जिदों को हमको दे दो और मस्जिदें, मुसलमान कह रहे हैं कि मस्जिदों को हमको, मंदिरों को हमको दे दो? हाँ, उसी वजह से खुला। और आज जैसे मैंने आपसे कहा कि खबर मंदिर मस्जिद तो पुरानी है, आज तो बौद्ध कह रहे हैं कि चलो अब खुदाई करो और हमारे वापस करो। आपको मालूम है कितने बौद्ध सब पूताज जो हैं, स्तूपाज, वो मंदिर बने हैं। आज ही हमने अभी टीवी पर ही देखा कहीं पे कि मंदिर है जहां पर 5 पांडव बताए जा रहे हैं और वो पांचों की पांचों मूर्तियां बौद्ध गौतम बुद्ध की हैं। जी
तो यानी कुल मिलाकर परिस्थितियां इसको कंट्रोल में करने के लिए जो वर्शिप एक्ट है 1991 वाला, उसको लेकर कोई हार्ड फास्ट और उस पर अमल करने के लिए सरकार को, कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए ताकि ये सौहार्द बना रहे। 1947 का जो कानून था, 1947 की जो डेट तय की गई थी 15 अगस्त की, उस पर अमल करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। शुक्रिया फैजान साहब, वक्त आपने निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों की खबर में एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और हैं खबरें, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हमारी आज की एक और बड़ी खबर। संसद में अब गांधी परिवार के एक साथ 3 सांसद हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद आज लोकसभा की विधिवत सांसद बन गई। आज ही उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी भले ही पहली बार सांसद बनी हो, लेकिन संसद परिसर में आना जाना उनके लिए कोई नया नहीं है। कई मर्तबा वो संसद आ चुकी थी, लेकिन अपने मां और भाई के भाषण या शपथ ग्रहण को देखने सुनने के लिए। लेकिन आज जब अपने लिए संसद भवन पहुंची, आज उनका जलवा और उनकी पार्टी के नेताओं की जो चेहरे पर खुशी थी वो देखने वाली थी। राजनीति, उसके उतार चढ़ाव, उसके लिए दिए जाने वाला बलिदान, ये सब प्रियंका ने बचपन से देखा है। जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने अपनी दादी का क्षत विक्षत शव देखा। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता की मौत देखी। बरसों बाद उन्होंने अपने पिता की हत्या के मुजरिमों को माफ भी कर दिया। आज प्रियंका गांधी भारत की सांसद हैं। वायनाड लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर पहुंची हैं। एक तरह से ये उनकी लेट एंट्री है। वो चाहती तो पहले भी चुनाव लड़ सकती थी, चाहती तो राज्यसभा के जरिए संसद आ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना समय चुना। कुछ इस तरह कि अपने भाई राहुल गांधी की प्रतिस्पर्धी ना दिखें, उनकी मददगार नजर आए। कह सकते हैं कि उनमें पर्याप्त धीरज है। हालांकि राजनीति में वो काफ़ी पहले ही पांव रख चुकी हैं। उन्होंने राजनीति से दूरी बरतने का अभ्यास भी देखा और उससे बिल्कुल करीबी मुठभेड़ के रास्ते भी चुने हैं। 1991 में पिता की मौत के बाद मां सोनिया गांधी ने राजनीति से मुंह मोड़ लिया था। बरसों तक 10 जनपद का वो दरवाजा नहीं खुला जो कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड की ओर जाता था। इस बीच सोनिया चुपचाप अपनों और परायों के हमले झेलती रहीं। फिर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया तो उनकी युवा बेटी यानी प्रियंका उनकी सारथी बनी। प्रियंका ने रायबरेली के चुनाव प्रचार की कमान और संसदीय सीट के प्रबंधन की कमान संभाल ली। उसके बाद लोगों ने बरसों तक उन्हें मां और भाई की राजनीतिक लड़ाई के सबसे प्रतिबद्ध और मजबूत सिपाही के तौर पर देखा। वो मंचों पर पहुंची तो लोगों को उनकी दादी इंदिरा गांधी की याद आई। जैसे कि आज जब वो शपथ ले रही थी तब भी कई लोगों ने लिखा कि आज वो इंदिरा गांधी की तरह सफ़ेद साड़ी में उनसे मिलती जुलती लग रही थी। उनके भीतर लोगों से जुड़ने की सहज कला दिखाई देती है। वो सहज बातचीत को भाषण में बदलना जानती है और भाषण को सहज बातचीत में। लेकिन ये टिप्पणी प्रियंका गांधी की तारीफ के लिए नहीं लिखी जा रही, ये याद दिलाने के लिए लिखी गई है कि प्रियंका ने अब तक जितनी उम्मीदें जगाई हैं उतने नतीजे नहीं दिए हैं। 10 साल के यूपीए के शासन के बाद कांग्रेस का जिस तरह सफाया होता नजर आया उससे उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। वो कांग्रेस की महासचिव बनी, लेकिन आप काम की बात करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपने किसने बनाया? प्रियंका कांग्रेस की महासचिव बनी। 2014 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को 50 सीटों पर सिमटते देखा। 2019 में वो कांग्रेस की महासचिव बनी। उस साल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन और फीका हो गया। उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसे पूरा करने में वो नाकाम रही। उन्होंने यूपी में कांग्रेस को खत्म होते देखा। उनके देखते देखते 2022 में यूपी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने लाज बचाने भर वापसी की है।
लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नतीजे उसके शर्मिंदा होने के लिए बहुत काफ़ी हैं। जाहिर है इतिहास का जो फैसला आएगा वो प्रियंका गांधी के प्रति शायद बहुत सख्त हो, लेकिन राजनीति लगभग असंभवों के बीच नए रास्ते खोजने का भी नाम है। निर्वहन करूंगी। जय हिंद। ...2010 तक बीजेपी की वापसी असंभव लगती थी। 2024 में कांग्रेस की वापसी असंभव लग रही है। कांग्रेस की मृत्यु की तो कई बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो अपनी राख से जी उठती है। वो अंग्रेजी का शब्द है ना, फिनिक्स की तरह है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस में जो बचे खुचे चेहरे हैं जिनसे भविष्य की उम्मीद बनती है, उसमें प्रियंका सबसे प्रमुख है। उन्होंने दिखाया है कि वो ज़मीनी लड़ाई लड़ सकती हैं। लखीमपुर खीरी के समय उन्होंने हिरासत में लिए जाते वक्त हुए ज़रा भी हिचक नहीं दिखाई थी। उनके पास सड़क पर उतरने का साहस भी है और दूसरों को जोड़े रखने का हुनर भी दिखाई देता है। इसीलिए लगता है कि वो संसद में राहुल का कवच ही नहीं रहेंगी, कांग्रेस की तलवार भी बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके पास कांग्रेस को जिलाने की है। फिलहाल तो कांग्रेस के पास इतनी राख भी नहीं दिखती जिससे वो दोबारा खड़ी हो सके। तो नए सिरे से उसमें जान फूंकने की चुनौती प्रियंका को उठानी होगी। सवाल बस यही है कि क्या उनके फेफड़ों में इतनी ताकत है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।